यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर नमस्कार। बंधुओं, मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के अंतर्गत आज सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। अपनी कहानी का शीर्षक है शंख की चूड़ी। शंख की चूड़ी। ये कहानी अब से बहुत पहले 1990 ईस्वी में लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका राष्ट्र धर्म में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे पुस्तकाकार दिया गया। शंख की चूड़ी कहानी संग्रह के अंतर्गत मेरी सभी कहानियाँ प्रकाशित हुई। तो आइए सुनिए कहानी शंख की चूड़ी। नीता के बाएं हाथ में बरसों से पड़ी आ रही शंख की चूड़ी आज अचानक टूट गई। हाँ, बाएं हाथ वाली है, दाएं हाथ में थी ही कहाँ, जिसे टूटने न टूटने की बात होती। चूड़ी के एक एक टुकड़ों को एक एक कर आंचल में समेटती हुई वह जीवन लड़ी के अनेक छिन्न विच्छिन्न कड़ियों पर वापस चलती चली गई। और अंत में जो कुछ भी हासिल हुआ वह रसहीन शून्य के सिवा कुछ भी नहीं था। शून्य से शुरू होकर शून्य में ही विलीन हो गई उसकी सारी स्मृतियां। फिर उन्हें सहेजने संजोने का जरा ख्याल भी न किया उसने। स्मृतियों को स्मृतियां कहना अब उसे अच्छा भी नहीं लगता। सुनहरे भविष्य की रंगीन कल्पनाओं से उसे डर सा लगने लगा है। अब कभी कोई कह भी दे यदि भविष्य के बारे में, तो वह आंखें मूंद कर मौन हो जाती है, मानो कान भी मूंद ली हो। अपूर्ण वृत्ताकार शंख की चूड़ियों के प्रति नीता के हृदय में पहली बार अनुराग उत्पन्न तब हुआ था जब उसकी दीदी रंजना रंगून से वापस आई थी अपने नवविवाहित विदेशी पति के साथ। सुंदर सजीले रोबीले भूरी आंखों वाले जीजा का मोह उसके मन में पैदा हो या नहीं हो, दीदी के हाथों की देसी चूड़ियां अवश्य ललचा गई थी उसे, जिसे सुन रसीले जीजा ने कहा था, अरे नीतू, अब की बार इससे भी अच्छी चूड़ी तुम्हारे लिए ला दूंगा। किंतु जीजा का रससिक्त आश्वासन नेता का आश्वासन साबित हुआ और अंततः संतोष कर लेना पड़ा। जब मेरी भी शादी होगी तब उनसे पहली फरमाइश शंख की चूड़ियों के लिए ही करूंगी। शादी हो गई, किंतु 5वीं वर्षगांठ तक भी अवसर न आया प्रकट कर सकने की अपनी चिर लालसा को। करती भी कैसे? सामान्य मोल वाली कांच की चूड़ियों के लिए ही जब कई महीनों के खर्चों में कटौती करनी पड़ती, फिर शंख की चूड़ियों की क्या बिसात। बजट सत्र के ऐसे ही गर्मा गर्म बहस के दौरान सौतेली सास ने एक दिन कह भी दिया था, अरे क्यों नहीं अपनी बात से कहकर लोहे की मजबूत चूड़ियां बनवा लेती, रोज रोज का यह बखेड़ा ही मिट जाता।
बेरोजगार बेटे की विमाता के चट्टानी दिल से निकले ये उद्गार दो बूंद आंसू बहा लेने के सिवा वह करेगा सकती थी। श्रृंगार के समस्त प्रसाधनों को लोमड़ी के खट्टे अंगूर की तरह त्याग कर पुड़िया वाली सिंदूर और कांच की साधारण सी चूड़ियों को ही दुनिया का सर्वोत्तम श्रृंगार मान बैठी थी। किंतु हाँ, बेरोजगार की बीबी होने का दर्द उसे हर वक्त सालता रहता, परंतु पति को परवाह न थी इसकी। वह तो कलाकार है, बेरोजगार कहां। समाज उसकी कला को मान्यता दे या न दे, इसकी भी उसे चिंता नहीं। वह तो कला का अनन्य उपासक है और वस्तुतः कला भी उसकी चेरी है। कलाकार की कूंची से उतरी भावनाओं की सुंदर नटी के हाथों में शंख की मोहक चूड़ियों को देख बरसों से दबी चली आ रही अभिलाषा एक दिन जब अचानक देवदूती सी प्रकट हो गई आंसू की लड़ियों के सहारे, तब कलाकार का भावपूर्ण हृदय मर्माहत हो उठा। तूने आज तक मुझसे कहा क्यों नहीं नीते? और फिर इस एक लघुत्तरीय प्रश्न के जवाब में अनगिनत नायिकाओं के रंजक सृजक कलाकार के प्रशस्त लोमस नग्न श्रम सीकर सिक्त वक्ष पर सिर टिकाए नीता की सूनी आंखों ने बहुत कुछ कह डाला। प्लास्टिक के चप्पल पर गुजारा करने से लेकर दाढ़ी न बनवाने की दर्द भरी दास्तान तक उसे याद आया जब उसका कलाकार पति सैलून में बैठकर अचानक उठ आया था, इसलिए कि जेब में पड़ी इकलौती अठन्नी घंटों संघर्ष करती रही थी हरी मिर्च की दुकान में जाने की, क्योंकि सिर्फ रूखे नमक के साथ रोटी खाने की अपेक्षा कहीं अच्छा होगा नमक मिर्च का संयोग। और फिर उस दिन से शेविंग न कराना उसकी आदतों में विलीन हो गया। वैसे भी बढ़ी हुई घनी दाढ़ी चिंतातुर धंसे कपोल पर आवरण का काम तो करते ही है ना। टप टप चू रही आंसू की बूंद बूंद में असंख्य यादों की दास्तान छिपाए पति के विराट वक्ष में समा जाने का अर्थहीन प्रयास करती रही वह। तीन महीनों के घरेलू खर्च से काट कपट कर एक बार 30 रुपए बचाए थे उसने और सोची थी आने वाले तीज त्योहार के अवसर पर इनके हाथों रख दूंगी शंख की चूड़ियों के लिए। किंतु उसी रात बड़कू को निमोनिया हो गया और शंख की चूड़ियों का मोल दवा की दुकान में चला गया। और फिर न जाने कितनी बार उसने ऐसा किया, जोड़ तोड़ कर चूड़ियों के दाम बटोरे, किंतु कुटिल भाग्य ने अट्टहास करते हुए झपाटा मार लिया। छली भाग्य के अनोखे खेल को निज कर्तव्य दोष मानकर संतोष करती रही बेचारी। पति की बाहों में सिमटी नीता घंटों सिसकती रही और कलाकार का कोमल हृदय सुनता रहा समवर्ती धड़कनों की अकथ्य ध्वनि को और अंत में एक ठोस निर्णय पर पहुंचा। पूर्व परिकल्पित आशा ने
पुष्ट धरा दी। इस बार के मोहक शिल्प को मनभावन पुरस्कार अवश्य मिलेगा। और उस राशि का इससे सुंदर सदुपयोग क्या हो सकता है नीता, कि चिरदमित अभिलाषा पूर्ति के सिवा। नीता ने इसके लिए विरोध भी किया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए संग की चूड़ियां, तुम अपने लिए कपड़े बनवा लो। पिछले 3 दशहरे गुजर गए, बीबी बच्चों के कपड़े तो जुटा लेते हो किसी तरह। बहुत दिनों से सोच रही हूं तुम्हें सफारी में देखने की। धत पगली, अब क्या सफारी का फैशन रह गया है? और वैसे भी एक ही कपड़े के पैंट शर्ट मुझे जचते नहीं हैं। शंख की चूड़ी वाली कलाकृति वस्तुतः बेमिसाल थी, पुरस्कार के योग्य थी, किंतु आया सिर्फ पत्रम पुष्पम, सांत्वना पुरस्कार। परंतु सहज तोषी को परम तुष्टि मिली। कम से कम समाज की दीर्घ निमीलित आंखें तो खुली। और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह अपनी संकल्प साधना में सफल हो गया। हुआ भी यही। आर्ट गैलरी से निकलकर सीधे पहुंचा चूड़ियों की दुकान में, और फिर घर, जहां दोपहर से ही आकर इंतजार कर रही थी छोटी साली मीता। मीता के कई पत्र आए थे। पिछले कई वर्षों से दोनों बहनों की मुलाकात का संयोग नहीं जुट पाया था। छोटी बहन के प्रति अतिशय स्नेह होते हुए भी बेचारी नीता चाहकर भी उसके पत्रों का जवाब न दे सकी थी। कहाँ रखती, क्या खिलाती, सारी समस्याएं थी नीता के सामने। किंतु दीदी के स्नेह सूत्र में बंधी मीता अचानक बिन बुलाए चली आई। जीजा के हाथ में पैकेट देखते ही शोक चुलबुली मीता बच्चों से झपट पड़ी। क्या लाए हैं मेरे स्वागत के लिए? और जीजा के जवाब का इंतजार किए बगैर ही चट चूड़ियों का जोड़ा पैकेट खोलकर अपने हाथ में ले ली। नन्ही गुड़िया से नाच उठी। वाह वाह, इतनी सुंदर शंख की चूड़ियां! ऐसी चूड़ियां तो फिरोजाबाद में भी नहीं मिलती। और अगले ही क्षण दीर्घ प्रतीक्षित शंख की चूड़ियां मीता की कलाइयों में खनकने लगी थी। कितनी फब रही हैं शंख की चूड़ियां इन कामदार फिरोजी चूड़ियों के साथ। मीता की कलाइयों को अपने हाथ में लेकर सहलाती ललचाती दृष्टि से देखती नीता की सर्द भरी आवाज कमरे की बदरंग उभड़ खाबड़ दरारों में समा कर रह गई। उधर पास खड़े कलाकार का मसला हुआ दिल नीता की निगाहों का पीछा कर रहा था। नीता की नम निगाहें कभी मीता की कलाइयों पर जाती और चट फिसल कर अपनी कलाइयों पर चली आती, जिसमें मटमैली कांच की 2-2 चूड़ियां पिछले 9-10 महीनों से पड़ी थी। तीन दिनों बाद मीता वापस जाने को तैयार हुई। स्टेशन तक विदा करने नीता भी गई। गई क्या, दैव ने कुछ दिखाने के लिए यहां लाया उसे।
भीड़ में हड़बड़ाकर गाड़ी चढ़ती मीता का हाथ गेट से टकराया और नीता का दिल टूट गया। हाँ, उसका दिल ही, जो विगत 3 दिनों से मीता की कलाइयों में कैद था। कितनी प्रतीक्षा के पश्चात आई थी शंख की चूड़ियां, कितने त्याग के बाद, कितनी जल्दबाजी में निकल गई। नीता कुछ सोच भी न सकी, कुछ कह भी न सकी। कहती भी क्या? नीता में सिर्फ कर्तव्य बोध है, अधिकार की आकांक्षा कभी न रही उसे। क्या ऐसा ही अधिकार दीदी रंजना के प्रति न था उसे? मीता की कलाई से चटकी चूड़ी, मीता की कलाई से चटकी चूड़ी नीचे पटरी पर बिखर गई, किंतु इसका उस पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही कहाँ था। ऐसी कितनी ही चूड़ियां उसके बैंगल बॉक्स में बेकार पड़ी होंगी, और जब कलाई खाली हो ही गई, फिर दूसरी पर अकेली चूड़ी शोभा भी तो नहीं देती। सीट पर बैठने के साथ पहला काम मीता ने यही किया। बाईं कलाई में बची पड़ी शंख की उस बिरही जोड़ी को चट उतार फेंकने ही वाली थी कि लपक कर नीता ने उसके हाथ थाम लिए। हैं? यह क्या बचपना कर रही है मीते? सुहाग की चीज कहीं फेंकी जाती है ऐसे? उस विच्छिन्न जोड़ी को कुछ पल अपनी नम आंखों से निहारने के बाद नीता ने बड़े सहज भाव से अपनी बाईं कलाई में पिरो ली थी। और तब से वह अकेली शंख की चूड़ी नीता की बाईं कलाई पर मचलती आ रही थी, किंतु आज उसकी भी वही गति हुई जो वर्षों पूर्व उसके दाईं जोड़ी की हुई थी। हाय रे भाग्य! एक टकराई ट्रेन के गेट से और दूसरी घर के चौक दरवाजे से। चूड़ी के एक एक टूटे बिखरे टुकड़ों को अपने गंदे आंचल में समेटती जा रही नीता सृष्टि की क्षणभंगुरता को कोसने लगी है। सर्वशक्तिमान की परम सत्ता पर पल भर के लिए संदेह की दृष्टि गड़ जाती है। सृजक, तू इतना महान है, फिर तेरी सर्जना इतनी क्षणभंगुर क्यों? क्यों मिलाता है, क्यों बिछुड़ाता है? अणु अणु में व्याप्त तेरी सत्ता क्या क्या कहना चाहती है, क्या क्या समझाना चाहती है? मिलन के बाद बिछुड़न क्यों आवश्यक है? बिछुड़न के बिना मिलन संभव नहीं है क्या? बिछुड़न और मिलन, मिलन और बिछुड़न, क्या ये दोनों अलग हैं या एक ही गतिमान चक्र के दो कालखंड? पाना और खोना, खोना और पाना, टूटना और जुड़ना, जुड़ना और टूटना, संयोजन वियोजन, वियोजन संयोजन। कौन सा ये खेल खेलते हो तुम? क्या आनंद आता है इसमें तुम्हें, इस खेल में? कैसा खेल है ये तुम्हारा? क्या यह सब खेल है या कि सच्चाई? यदि यह खेल है तो फिर इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और यदि यह सच्चाई है, फिर प्रश्न कहाँ रह जाता है परीक्षा का? किंतु नहीं, तुम लेते हो
पल पल लेते हो, कठोर से कठोर परीक्षा लेते हो। क्या कभी तुमने सोचा, ऐ सृजक, क्या तुमने कभी सोचा, यदि कभी कोई तुम्हारे बार बार की इस कठोर परीक्षा से उकता जाए, घबरा जाए, विकल बेचैन हो जाए और अंत में लाचार असफल हो जाए, तब क्या होगा? क्या होगा उसका परिणाम? नहीं, नहीं सोचा तुमने, तुम सोचते भी नहीं, सोचोगे भी नहीं। यदि तुम सोचते होते तो आज यह चूड़ी चटकती ही क्यों? तो नीता के इन प्रश्नों के साथ ही आज की ये कहानी शंख की चूड़ी यहीं समाप्त होती है। आशा है ये आपको कहानी पसंद आएगी। इसकी राय आप कमेंट में अवश्य देंगे। अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ सानंद रहें। हरिओम।